वेलकम टू एवरीवन। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन और जो रह गए थे, और ये उसका पार्ट 2 है। और 75 नंबर का क्वेश्चन उधर से किया था हमने, इधर 76 से 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री। ओके, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, जो ईच एंगल है वो क्या हो रहा है, 10 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है। ओके, द रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ द थ्री रिजल्टेंट एंगल विल बी, रिजल्टेंट मतलब 10 डिग्री निकालने के बाद जो रिजल्टेंट हुआ, जो रिजल्टेंट मतलब जो आंसर आया, उनका रेशियो हमको गिवन है। ठीक है, तो उनका रेशियो गिवन है, तो फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का कोई भी ऐसा एंगल होगा ना, XYZ मान लो, उसमें से 10 डिग्री निकालने के बाद जो रेशियो बना है ये है। तो हमको क्या ढूंढने के लिए बताया, बोला गया है जो ग्रेटेस्ट, इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे उनका रेशियो गिवन है। ठीक है, तो मैं एक क्या करूँगा, ये जो अभी टोटल एंगल असल में x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लेकिन मैंने सब में से 10 डिग्री निकाल दिया, तो जो मेरा नया एंगल बना a प्लस बी प्लस सी मान लो, वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि मैंने सब में से 10 डिग्री निकाला है, तो वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सो इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब ABC का मेरे को रेशियो गिवन है 6:4:5। सो सिंपल, हम लोग कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इनको अगर यूनिट ले लोगे तो इनको सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 6 + 4 + 5 इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 यूनिट। मान लो टोटल 15 यूनिट है, इनका टोटल हमको अमाउंट पे गिवन है और हमको फ्रैक्शन ये अपना रेशियो का यूनिट पे गिवन है। सो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 150 डिग्री। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 10 डिग्री। अब जो ग्रेटेस्ट है ABC में से ग्रेटेस्ट कौन है, 6 वाला, जो 6 यूनिट वाला है, ये जो 6 वाला है। सो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। लेकिन ये जो है, ये वाला एंगल जो है, ये हमारा ओरिजिनल एंगल नहीं है। इसमें से जो ओरिजिनल एंगल में से 10 निकालने के बाद हमारा ये 60 डिग्री बना, तो ओरिजिनल एंगल कितना होगा, आंसर क्या हो जाएगा, वो ओरिजिनल एंगल, ये वाले एंगल पे जो हम लोग 10 डिग्री ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा ओरिजिनल आंसर 70 डिग्री। ऑप्शन सी। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, वो ऑप्शन बी भी गिवन, 60 डिग्री भी गिवन है, हड़बड़ी में ये कर सकते हो। और वैसे भी इतना डिटेल मतलब नॉर्मली तुरंत हो जाएगा, अगर तुमको बस ये स्ट्राइक हो गया कि 10 डिग्री जो 3 हमको माइनस करके इतना लाना है, और उसके बाद जो रेशियो में बस डाल देना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ओके, A fruit seller purchased 20 kg of apple at Rs 300. Out of total quantity, 2 kg of apples were rotten. ओके, 2 kg खराब हो गया उसका। देखो वो बेचारा 20 kg लाया था, उसका रेट कितना था, 300 रुपीज़ उसने दिया था। ठीक है, उसमें से 2 kg खराब हो गए, अभी उसके पास कितने किलो है, 18 किलो। ओके, खराब होने के बाद वो फेंक दोगे, 2 किलो तुमने फेंक दिया, अभी तुम्हारे पास अच्छे वाले जो बेचने लायक वो कितने हैं, 18 किलो है। लेकिन वो बोल रहा है कि इसको जो 18 केजी बच गया है, उसको पर केजी कितने रुपीज़ में बेचोगे, तो जो बैलेंस क्वांटिटी है, तो टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके देखो 300 पे उसने खरीदा था, इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5, और हुई चीज इक्वल टू, और ऐसे देखो 20% हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो 300 है, ठीक है, ये कितना है, 100% इक्वल टू 300 है। अब ये 300 का अगर 10% निकालना है, तुम क्या करना, राइट से लेफ्ट की तरफ एक, इधर से इधर की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हो जाता है ये टोटल का 10%। जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन 154 हुआ, 154 का 10% कितना हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, वो कितना हो गया, 150, 15.4। सो इसका 10% कितना हो गया, 15.1%। कैसे निकालोगे, 1% निकालने के लिए क्या करोगे, दो डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल देना, बस 1.54, ये हो जाएगा 1%। ठीक है, ऐसे ही
सो अगर हमको एक 10% मिल जाता है, ये रेफरेंस परसेंटेज होता है, जैसे 10% अगर मिल गया, 5% आराम से निकाल सकते हो, 10% जितना होगा उसका डिवाइड बाय 2। और वैसे ये पॉइंट इस तरफ क्यों आ रहा है राइट की तरफ, क्योंकि हम लोग क्या करें, टोटल जो हमारा होता है वो 100% होता है, तो उसमें से अगर हमको 10% चाहिए, तो 10% मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो जो भी क्वेश्चन होगा मान लो 154 का, उस पर भी हम लोग डिवाइड बाय 10 करेंगे। सो ये 15/15.4। सो यहाँ से लेफ्ट की राइट की तरफ एक पॉइंट डाल देते हैं जो कि 10% हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, रुको मैं बताता हूँ। अगर मान लो हमको 10% मिल गया, मान लो 10% किसी का, मान लो अगर हमको मिल गया 15.4, उसको ही ले लो, ठीक है। अब 10% मिल गया तो 5% निकालना तो बहुत आसान है। ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 होगा, ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ये भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 15.4/2 हो जाएगा, सिंपल। 1% निकालना भी आसान है, ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला गया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हमको 300 जो उसने खर्चा किया 300 रुपीज़, उसका 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 300 का 20%, अब बताओ कैसा होगा। इसका पहले 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 10% कितना हो जाएगा, 30। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 30 × 2, 10। ये अगर × 2 हो रहा है तो ये भी × 2, 30 × 2 विच इज इक्वल टू 60। तो उसको 60 ₹60 प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, क्योंकि 300 का 20% कितना हो गया, 60 रुपीज़। सो उसको प्रॉफिट, लेकिन इसको जो 18 किलो है उसको वो 360 रुपीज़ में बेचेगा, तभी जाके उसको कितना प्रॉफिट होगा, 20% का उसको प्रॉफिट होगा, अगर इतने पे बेचेगा तो। सो पर के जी अब चेक कर लेंगे बस, पर के जी कितना हो गया, पर के जी प्राइस कितना हो गया, 360 डिवाइड बाई 18। सो 18 2 20। सो 20 रुपीज़ में अगर पर के जी वो बेचेगा, सो उसका जो है प्रॉफिट 20% होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ए बिजनेसमैन गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच। ओके, उसके पास एक वॉच था जिसने उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 300, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 रुपीज़। ओके, देन फाइंड आउट द मार्क प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो, कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, इस पे क्या करते हैं बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मेट होता है, जैसे सीपी लिख लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बोला बोला गया है, ठीक है। प्रॉफिट बोला गया तो ऑब्वियसली जो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड एसपी हो जाता है सेलिंग प्राइस, एंड एमपी हो जाता है मार्क प्राइस। ओके, नाउ देखो, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा है फॉर प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट कब होगा, जब तुम्हारा कॉस्ट, जितने में तुमने खरीदा है, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस से ऑब्वियसली कम होना चाहिए। कम होगा मतलब तुम एक सामान खरीद रहे हो, उसको अगर बेचोगे तो ज़्यादा में बेचोगे तभी तो जाके प्रॉफिट होगा, इसीलिए सीपी जो है एसपी से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है। अगर लॉस होता तो हम लोग इसका ऑर्डर क्या करते, इसका ऑर्डर करते पहले सेलिंग प्राइस रहेगा, फिर सीपी रहेगा, फिर मार्क प्राइस रहेगा। ओके, मार्क प्राइस हमेशा बड़ा रहेगा। तुमने कभी सुना है कि कोई ऐसा कोई है जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कम करे, मतलब मार्क प्राइस उसने लगाया हो वो कॉस्ट प्राइस से, मान लो तुमने 300 का कोई चीज़ खरीदा है और उसको तुम 200 में उसको चिपकाए हो तुमने मार्क, ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं होगा, कोई दुकानदार ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लॉस के लिए, ये लॉस के लिए हम लोग ये फॉर्मेट करते हैं, ये फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर पे हमेशा रहेंगे। यहाँ पे जैसे तुमको मैं ये लिखने का कारण ये है कि तुमको हमको पता चले कि हमने मान लो 100 रुपये में सीपी ले लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, उसमें सेलिंग प्राइस जितना मान लो 111 का हो गया, ऐसे ऐसे करके हमको पता चले करके हम लोग ये लेते हैं। ऐसे मैं असेंडिंग ऑर्डर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये लॉस के लिए ये भी छोड़ दो। सो नेक्स्ट, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने कोई एक चीज़ खरीदा है जिसको 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑन मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस है, जब वो बेचेगा, जितना प्राइस में उसने बेचा उसका जो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10%। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया, 1/10, और उसने क्या करा है, उसको बेचा है। सो ये डिक्रीजिंग
ऑब्वियसली डिस्काउंट दे रहा है तो ऑब्वियसली -10%, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू 9/10। सो अगर उसका मार्क प्राइस 10 था, क्योंकि ये ऑन द मार्क प्राइस डिस्काउंट दे रहा है, अगर 10 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 10% कितना हो जाएगा 1 में माइनस हो गया 9। मैंने बताया था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे कि सीधा हम लोग वैसा नहीं करेंगे कि इसको मार्क प्राइस को 10 मान लो ले लिया, इसको सीधा जो हम लोग ये फ्रैक्शन को देखेंगे, और इसको जो नीचे क्या है ऑन मार्क प्राइस दिया गया, ऑन मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस ऑब्वियसली 10 होना चाहिए, 10 पे डिस्काउंट देगा तभी ना 9 बनेगा 10% का, ठीक है 9। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 300, ओके ओके इतना नहीं, और फिर देन फाइंड आउट द मार्क प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, उसको प्रॉफिट मिला है 20%। सो 20% प्रॉफिट जो मिला है कैसा हुआ होगा, जो सीपी जो है, ओके 20% का पहले फ्रैक्शनल वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा 1/5। तो ये प्रॉफिट है, तो ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग पे है, तो ये कितना हो गया 6/5। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर वो 5 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा 6, ठीक है। दो हमको रेशियो 2 मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो SP9 है ये 6 है, मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तभी जाकर मेरा रेशियो मर्ज होगा, रेशियो मर्ज करेंगे। सो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी इंटू 18, शायद इन दोनों का एलसीएम हाँ 18, तो ऊपर में इंटू 2 नीचे इंटू 3, ठीक है। ये हो गया 18, ये हो गया 20 और ये हो गया 15। सो मेरा CP SP और MP का रेशियो आ गया मेरे पास, ठीक है। ये हो गया मेरा रेशियो। फिर नेक्स्ट हमको गिवन होगा कुछ ना कुछ, इफ द कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है 300, सो 15 का वैल्यू हमको 300 गिवन है, 15 यूनिट का पूछा गया, फाउंड द मार्क प्राइस, तो 20 का वैल्यू हमको जानना है। सो कितना हो जाएगा ये 300/15 इंटू 20, दिस इक्वल्स टू कितना हो गया 200, 400 रुपीज़ 400, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। Okay, a person deposited 900 in a bank. After 2 years, he withdraw 4000। अच्छा 2 साल बाद उसने 4000 निकाल दिया। At the end of 5 years, he got total, अच्छा end of 5 years he got एतकी फ्रॉम द बैंक। ओह टोटल, इस ये जो अमाउंट है इस पे ध्यान देना, ये इतना टोटल उसको मिला है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये टोटल उसको उतना बैंक से 4000 एक मिला, और एक इतना रुपीस टोटल उसको मिला, उसने 9000 को 2 साल रखा बैंक पे, और बाकी एक 4000 निकालने के बाद और कितना रह जाएगा 5000, 5000 को 5 ईयर, सॉरी 5 ईयर तो नहीं 3 ईयर रखा है, ठीक है 3 ईयर रखा है। सो उसने इन्वेस्ट किया था, उसने डिपॉजिट किया था 9000, लेकिन उसको मिला कितना है 4000 एक मिला, एंड देन उसके बाद एक 7640 मिला है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग वो 9000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट मतलब जो भी इंटरेस्ट मिला है उसको, तो 7×4 = 11, तो ये 2640, तो दिस इज द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मिला है हमको, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट इतना है। अब देखो कैसे करेंगे, लेट आर जो है हमारा क्या है, आर है परसेंटेज वाला, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, हमको वही पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको आर लेते हैं। तो एक इक्वेशन बनेगा जो कि होगा, पहले क्या 9000 को उसने कितने साल रखा है अपने पास, 2 साल, मतलब बैंक पे कितने साल के लिए रखा है 2 साल के लिए, एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंटेज R/100। ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, कितने रुपीज़ का 9000 का, ठीक है, प्लस उसने 400 निकाल दिया, अब बचे कितने 5000 रुपी, 5000 रुपी कितने साल रखा उसने 3 साल के लिए, तो 3 साल में 5000 को हमको मिलेगा इंटरेस्ट कितना, इतना, विच इज मस्ट बी इक्वल्स टू 2640, ठीक है। अब नेक्स्ट कट कर दो, 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 180R प्लस 150R इज इक्वल्स टू 2640, दैट इम्प्लाइज हो गया 330 इक्वल्स, सो R इक्वल्स टू 2640 डिवाइड बाई 330, 0 0 कैंसिल, 11 से भी चला जाएगा ये 24, 11 से 3, एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 8,
8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक 11 का मल्टीपल हम लोग सीख लेते हैं। देखो कोई भी डिजिट हो, मान लो 86 को अगर हमको 11 पे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल क्या तरीका है, देखो 86 लिखो, दैट इक्वल्स टू पहले जो यूनिट डिजिट पे है उसको पहले लिखो, फिर जो यूनिट डिजिट एंड 10th प्लेस पे दो है इनको ऐड करो, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 रखो, एक कैरी करो, और जो फिर 10th प्लेस पे 8 उस पर ऐड कर दो 9, सिंपल। तो ये हो जाएगा 86 + 86 × 11 का जल्दी करने वाला। ठीक है, ये जल्दी थोड़ा फास्ट होता है इसमें, बहुत फास्ट, तभी तो इधर मेरे को पता चल गया। जैसे इधर 264 था, तो ये जो आखिरी दो डिजिट है देखो इनको ऐड करने पे 6 बन रहा है। ठीक है, सो ये वाला देखो यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो आखिरी देखो यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, ये 8 था यहाँ पे और एक 1 हमने कैरी किया, तो 8 + 6 कितना हो गया 14। सो यहाँ पे देखो ये भी ऐसे ही हो रहा है, जो ये लास्ट दो टर्म हो गए इनको ऐड करके 6 बनेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। ओके, 9th मंथ के लिए हमारा कितना, सो 5000 का 9 मंथ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, एट ए रेट ऑफ, रेट भी दे दिया है, एंड इफ द इंटरेस्ट क्वार्टरली वो हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड हो रहा है। ओके, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4, तो कितना मंथ, कितने मंथ पे एक बार वो होगा, 12th मंथ होता है, तो क्वार्टरली मतलब ये कितना हो जाएगा 3 मंथ पे, 3 मंथ पे एक बार वो इंटरेस्ट होगा। अब जो ये 40% है इसको डिवाइड करेंगे क्वार्टरली, तो पर क्वार्टर कितना आएगा इंटरेस्ट, पर क्वार्टर इंटरेस्ट कितना आएगा 10% का। कैसे, 40/10। ओके, पर क्वार्टर इंटरेस्ट कितना होगा 40/10 विच इज इक्वल टू 4%, सॉरी 10 नहीं, 40/4 विच इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो पर क्वार्टर उसको 10% मिलेगा इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो तरीके से निकालते हैं हम लोग। एक तो है ट्री बेस मेथड, मतलब ट्री बेस मतलब हम लोग वो अमाउंट को पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर जितना ईयर गिवन, जितनी बार वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मान लो अब अभी क्वार्टरली इस पे गिवन है, मान लो 3 ईयर दिया होगा, तो उतने ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं। यहाँ पे देखो 9 मंथ के लिए दिया गया है, लेकिन हर 3 मंथ पे एक बार वो कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ के लिए मैंने ये बनाया, सेकंड 3 मंथ मतलब 6th वाले मंथ पे बनाया, और ये 9th वाले मंथ पे बनाया। ठीक है, सो अभी जो बनाया देखो, फर्स्ट जो क्वार्टर पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, सो 5000 का 10% अभी बताया था 500 हो जाएगा। और फिर से ये फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट मतलब एक क्वार्टर का खत्म हो गया है, 3 मंथ का ये वाला, ये जो है ये 3 मंथ का खत्म है। अभी नेक्स्ट मंथ जो होगा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, ये 5000 में भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, और ये 500 पे भी उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो उसको पहले ये 5000 पे 500 रुपीज़ मिलेगा, एंड ये जो 500 है उस पर और एक उसका 10%, मतलब उसका 10% 50 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, अब ये चला गया सेकेंड जो 6th मंथ के लिए। अब जो 9th मंथ के लिए क्या होगा, 5000 के लिए एक 500, ये वाले 500 के लिए एक 10%, इसका भी 10%, और ये छोटा जो ये भी इंटरेस्ट मिला है इसका भी 10% मिलेगा। ठीक है, तो टोटल हमको इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट मिला। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, सी कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल्स टू 500, ये सबको प्लस हम लोग कर देंगे। सो प्लस करने पे कितना आ रहा है 1655। सो ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक मेथड भी होता है, एक और भी मेथड होता है जो कि होता है लाइन मेथड बोलते हैं उसको। लाइन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते चलते हैं। जैसे कि 40 मतलब हमको हर मंथ कितना मिल रहा है 10, हमको 3 टाइम्स पे, ऑब्वियसली 3 मंथ के लिए
3 मंथ पे कंपाउंड हो रहा है, टोटल 9 मंथ कंपाउंड हो रहा है, तो 3 बार कंपाउंड होगा। सो पर कंपाउंड पे कितना इंटरेस्ट, 10% का 10% इंटरेस्ट जा रहा है। अभी 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 11/10, ठीक है, 11/10। सो मैं क्या करूँगा, 5000 जो है उसको कितना मिलेगा, फर्स्ट फर्स्ट जो क्वार्टर है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटू 11/10। ये हो गया उसका अमाउंट, हो गया पूरा अमाउंट। क्या होता है अमाउंट, जो होता है प्रिंसिपल प्लस उसका जो इंटरेस्ट है, वो अमाउंट पूरा इतना हो गया फर्स्ट जो क्वार्टर है उस पे। तो ऐसे ही ये टोटल होगा। इसको कैलकुलेट करने के वजह हम लोग क्या करते हैं, इसको ही कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे कि रुको मैं बता देता हूँ, इसको और एक बार लिख देता हूँ। इसको ही कंटिन्यू करते हैं कैसे, तो फर्स्ट जो अमाउंट है कितना हो गया 5000 इंटू पहले फर्स्ट क्वार्टर में 11/10 इंटू नेक्स्ट क्वार्टर में कितना 11/10, और एक क्वार्टर में और एक 11/10। ये इसके इसके ऊपर ये वाला इम्पोज हो रहा है, फिर तो इसके ऊपर ये इम्पोज हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो आंसर कितना हो जाएगा, ये जीरो सारे कैंसिल हो गए, और ये तुम्हारा हो गया कुछ मल्टीप्लाई अगर कुछ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू 121, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 121 कितना हो जाएगा 6655, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, ठीक है। तो इस पे क्या क्या ऐड है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ऐड है 5000 एंड उसका इंटरेस्ट, तो सी आई कितना हो जाएगा 6655 माइनस 5000। तो ये कितना हो जाएगा 1655। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ऑप्शन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। The length of a rectangle, okay, the length of 3 rectangle having equal area are, okay, हमारे पास 3 रेक्टेंगल है जिनका एरिया इक्वल हो, ठीक है। अब मान लो ये रेक्टेंगल 1 है, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, और जो, अच्छा, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हमको लेंथ का जो रेशियो पे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्योंकि हमको ब्रेथ का रेशियो मांगा गया है ना, तो इसका रेशियो से ही करेंगे। तो लेंथ का रेशियो कितना है 24:12:8, जो कि कितना हो जाता है 4 पे चला जाएगा 6:3:2, ठीक है। ये है लेंथ का रेशियो। अब ब्रेथ का रेशियो कुछ भी हो, लेकिन जो एरिया गिवन है हमको, एरिया का रेशियो क्या होता है, अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया। सो एरिया का जो रेशियो क्या गिवन है 1:1:1, सबका एरिया सेम है। अब जो ये बी का जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ इनटू होने से एरिया निकलता है, लेकिन बस ब्रेथ कैसे निकलेगा, ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया बाय एल। सो सिंपल, उसका रेशियो भी ऐसे ही। सो ब्रेथ का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, एरिया 1 बाय रेक्टेंगल 1 के लिए 1/24 और 1/6, हमने ये किया था, इसको सिंप्लीफाई किया था। सो ये हो गया 1/6 इच टू 1/3 इच टू 1/2। सो 632 का एलसीएम होता है 6, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पहला वाला 6:2:3, ठीक है, 1:2:3। ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 82। ए क्यूब ऑफ वुड ऑफ साइड 12 cm, एक क्यूब है वुड का जिसका साइड का लेंथ है 12 cm, वाज कॉट एंड फॉर्म्ड इनटू ए लार्जेस्ट स्फीयर। ओके, देखो एक क्यूब है, एक क्यूब है, ये 3D पे है। देखो ये 2D पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 3D पे है समझ लो। उसमें एक स्पीयर रहेगा पूरा, द लार्जेस्ट स्पीयर, ऐसे सर्किल रहेगा अंदर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है कट, मतलब कट कर देंगे, कोई मशीन वशीन में, उड़न है ना, कोई मशीन से शायद उड़ा देंगे, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ये मैंने क्यों ड्रॉ किया पता नहीं, रुको रुको, ऐसा एक अच्छा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा टच है इधर, इसका सर्कमफेरेंस पे एक एक पॉइंट पे से टच है,
जब ऊपर मतलब हायर क्लास पढ़ते हो और सब लोग पढ़े भी होंगे, इसको टेंजेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये इसको टच होके गया है, ठीक है। अब देखो ये जो है बड़ा वाला, ये एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब का जो लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, ये 12 cm है। सो जो अंदर जो स्पीयर बनेगा उसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ के हिसाब से हो जाएगा। सो इसका जो डायमीटर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू पाई कितना गिवन है हमको, कुछ गिवन है नहीं, पाई तो ऐसे ही है 6 क्यूब, मतलब 6 × 6 × 6 इंटू पाई। ओके, 3 जा, एंड ये हो गया कितना 288 पाई आंसर, ठीक है। ऑप्शन 288 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 83। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा गया, कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे, आसान क्वेश्चन है वैसे। असीम असीम परचेस्ड राइस ऑफ 800. He sold 3/4 out of purchased rice at a profit of 10% and the rest part at a loss of 10%. Then find out the percentage of profit or loss in the sale. Okay, बोला 800 का उसने राइस खरीदा है, ठीक है। He sold 3/4 out of purchased rice at a profit of 10%. 3/4 को उसने क्या करा, ओके देखो 800 का 3/4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। ओके, जो 600 को है वो 10% पे प्रॉफिट पे उसने बेचा है, ठीक है। तो इसका 10% मैंने अभी बताया था, इसका 10% कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रॉफिट है, ठीक है। और नेक्स्ट, और जो बचा कितना 800 का 1/4 बचा, जो कि ऑब्वियसली 200 बचा है। तो 200 पे उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है, 10% का लॉस। रेस्ट पार्ट मतलब 200, तो 200 पे 10% का लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है मतलब कितना हो जाएगा इसका 10%, 20 माइनस पे है, ठीक है। 20 माइनस पे है, ये लॉस है। सो टोटल उसको प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 60 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40। सो ये प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है, देखो प्लस पे है ना, अभी भी प्रॉफिट में। सो हमको परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 40 कितने में 800 पे। सो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू दिस इंटू 100। सो ये कितना हो जाएगा 0.041 जा 20 एंड 1/20 को ये चला जाएगा, तो ये हो गया 5। सो दिस इज 5% प्रॉफिट है, ठीक है, 5% प्रॉफिट। और देखो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप क्या करेंगे, सीधा जैसे मैंने यहाँ पे उतना नहीं करूँगा, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे लिखते हैं एग्जाम पे 40/800 हुआ, इसका फ्रैक्शन देख के ही तुम बता सकते हो। जैसे ये कितना हो गया 20, सो 1/20 हुआ, और इंटू 100 करना नहीं पड़ेगा, इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 5%, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर मार्क्ड ए प्राइस 460 on a cycle and sold it gaining 25% discount. If he got profit then find out the cost price. देखो सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया था अभी जस्ट, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ द प्राइस बोला गया है और ई गॉट 15% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 15 है तो सी पी पहले लिखूंगा, फिर एस पी एंड देन एम पी। मर्ज करेंगे हम लोग, रेशियो मर्ज करेंगे, और रेशियो मेथड ही इसका बेस्ट होता है और कुछ नहीं, रेशियो ही बेस्ट होता है। और दूसरे मेथड से भी जा सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे मार्क प्राइस गिवन है 460, उसमें जो 25% डिस्काउंट दिया मतलब इसका 25% निकाल के उसमें से माइनस करना, और माइनस करने के बाद फिर 15% जो है वो प्रॉफिट है उसको फिर कैलकुलेट करना, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन रेशियो मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे देखना क्या है, उसने 25% डिस्काउंट दिया है, 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या है 1/4, ठीक है। और ये डिस्काउंट दिया है मतलब नेगेटिव पे है, तो डिस्काउंट दिया है जो कितना हो जाएगा 3/4। सो जब मार्क प्राइस 4 रुपये का था तो इसने सेलिंग कितना किया 3 रुपये का।
इफ यू गॉट 15% प्रॉफिट, अब 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 15% का है 3/20। सो ये प्रॉफिट पे है, प्लस पे है, सो इसका इंक्रीज करेंगे हम 23/20। सो जब उसका कॉस्ट प्राइस है 20, उसने बेचा होगा 23 में, इसीलिए उसको 15% का, 3 रुपये का प्रॉफिट, जो कि 15% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर एस पी को सेम करो। एस पी कैसे सेम होगा, इनको मल्टीप्लाई करने से, मैं ऊपर 23 मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो रेशियो पे ही है। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 60:2, 69:2, और नेक्स्ट ये कितना हो गया, 92। ठीक है, ओके। सो हमको गिवन है एस एल और मार्क प्राइस हमको गिवन है, मतलब 92 का वैल्यू हमको गिवन है कितना, 460। पूछा गया है फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 460/92 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कट कट जाएगा आई गेस 5 से, दिस 5, जहाँ 5 जा कट जाएगा, अच्छा दिस इज इक्वल्स टू 300 रुपीज। ठीक है, RS 300, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, फाइंड आउट द सम ऑफ द सीक्वेंस। ओके, 16 टर्म तो गिवन है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं 1/5/6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस। ओके, ना हमको 16 टर्म पहले ढूंढना है। देखो, जो ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट डिजिट है वो कैसे है, 4+1 है। नेक्स्ट के लिए क्या है, 4+2 है। ठीक है, 6 जो है, ये फर्स्ट टर्म को मैं देखो, ये देखो पहले तो ये टर्म हुआ सब, तो ये टर्म में से ये जो फर्स्ट डिजिट को देखो, ये फर्स्ट डिजिट इधर 5 इधर 6, इसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4+2, यहाँ पे देखो 4+3, तो ये फर्स्ट टर्म के लिए 4 में +1 हो रहा है, सेकेंड के लिए 4 में 2 हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐसे ही 16 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 4 पे कितना हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20 इंटू 21। ठीक है, तो ये मैंने बताने के लिए बोला है, आप कैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कैसे होगा ये, हाँ देखो इसको तोड़ते कैसे है, देखो मैं 1/5 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 माइनस 1/6। देखो होगा कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। और देखो मैंने इनको 1/5 ऐसा करा ताकि 5 और 6 का एलसीएम फिर 5 इंटू 6 हो, और ये 6 माइनस 5 होकर 1 हो जाए। ठीक है, ऐसे ही तो सबको तोड़ सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस, ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा। और एक और लिख देते हैं, माइनस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ये देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये फर्स्ट टर्म का जो लास्ट वाला है एंड उसका नेक्स्ट वाला का फर्स्ट है, ये सब कट हो जा रहा है। देखो सो इधर भी ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/5 माइनस 1/21। दैट इम्प्लाई ये हो गया 21 माइनस 5/105, और ये हो गया 5 माइनस होने पे 16/105, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ए फिनिश्ड 3/10 ऑफ ए वर्क इन 9 days फॉर कलरिंग ए हाउस। ओके, ए ख़त्म करता है इतने पे। ठीक है, 3/10 ऑफ द वर्क इन, ओके देखो यहाँ पे वो वाला फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, दो मेथड से हो सकता है ये वाला, जो M1D1, देखो फार्मूला M1D1 बाय W1 इज इक्वल्स टू M2D2 बाय W2। ठीक है, सो ए का मैं एफिशिएंसी ए ले लेता हूँ, बी का एफिशिएंसी बी ले लेता हूँ। ठीक है, सो ए फिनिश करता है कितने डेज पे, 9 डेज पे, वर्क कितना 3/10 विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जो है वो कैसे फिनिश करता है, ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द रेस्ट वर्क इन 7 days। ओके, इंटू 7 डिवाइड बाय रेस्ट वर्क, तो 3/10 चला गया तो और बचेगा कितना, 7/10। ठीक है, दैट इम्प्लाई 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा, तो ये हो गया 3A इक्वल्स टू
और ये 7 7 में कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी एंड दैट इम्प्लाइज ए एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a इक्वल्स टू b एंड a बाय b इक्वल्स टू 1/2। ठीक, 1/2 इनका रेशियो आ गया हमारे पास। इनका रेशियो आ गया कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अच्छा ए फिनिश 3/10, 9 डे पे 3/10 काम ख़त्म करता है। ठीक है, सो 3 यूनिट काम ख़त्म करता है 9 डेज पे। ए की बात चल रहा है। ठीक है, 3 यूनिट काम करता है 9 डेज में, 10 यूनिट काम करेगा ये 3 और 30 डेज में। कैसे? 9/3 इंटू 10 विच इक्वल्स टू 30 डेज। ठीक है, 30 डेज पे। ओके, 30 डेज का ए का वर्क है तो ए का एफिशिएंसी 1 है, सो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क इक्वल्स टू 30। सो बी एलोन काम करेगा वो टोटल काम को 30/2 इज इक्वल्स टू 15 डेज में। ठीक है, 15 डेज में। ओके, ऑप्शन डी। ऐसे एक ऐसे कर सकते हो, और एक भी तरीका है करने का। ठीक, जिसको जैसा सूटेबल लगे वैसा कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, मैं बता देता हूँ। ओके, एक और तरीका ये है कि हम लोग जैसे ऐसे करेंगे कि ए को, समझने वाली बात है, देखो ए को 3 ए के लिए ए के बारे में बात करते हैं। 3 यूनिट काम करने के लिए उसको 9 डेज लगते हैं। ठीक है, 9 डेज। सो 10 यूनिट टोटल कितना काम है? 10 यूनिट, क्योंकि 3/10 का हमको फ्रैक्शन में गिवन है। 10 यूनिट काम करने पे उसको कितना डेज लगेगा? 9/3 इंटू 10 विच इज इक्वल्स इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 30 डेज लगवा टोटल काम के लिए, टोटल वर्क के लिए। अब ए प्लस बी टुगेदर जब काम करते हैं उनको 7 डेज लगता है रेस्ट अमाउंट, मतलब बाकी जो 7 यूनिट काम है उनको करने में उनको 7 डेज लगता है। सो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 10 यूनिट। सो 10 यूनिट का काम करेंगे कितने डेज पे? 10 यूनिट काम करेंगे 10 डेज पे। ठीक है, 10 डेज पे। ये है हमारा 2 डेज हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को बेस में रख के हम एक टोटल वर्क लेट सपोज ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज टोटल वर्क जो है इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर 30 है तो बस ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30/30, 30/30 विच इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो ए कितना हो गया? ए का एफिशिएंसी हो गया 1। अब नेक्स्ट जो होगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 30/10 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ? 3। ये हो गया ए का एफिशिएंसी और ये हो गया ए प्लस बी का एफिशिएंसी। सो ए अगर 1 यूनिट काम करता है तो ए प्लस बी मिलकर अगर 3 यूनिट काम करते हैं तो बी अकेला कितने यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट का काम करेगा ऑब्वियसली। सो एलोन बी को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए? तो आंसर इक्वल्स टू टोटल वर्क इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय वो 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87। इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमको ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व, एलएचएस जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? √3 √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √8। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें अगर माइनस सिंबल होगा तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर प्लस होगा तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √3 प्लस √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √8 डिवाइड बाय √3 प्लस √8। सो दैट इम्प्लाई ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा? 3 प्लस √24 प्लस √6 प्लस √16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 3 प्लस 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4
इंटू 6 का रूट प्लस रूट 6 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय -5 दैट इक्वल्स टू 7 प्लस ये हो जाएगा 2√6 प्लस √6 और डिवाइड बाय -5 दैट इम्प्लाई 7/-5 प्लस ये 3√6 हो जाएगा 3√6 डिवाइड बाय 5 और ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, इधर भी एक माइनस सिंबल रहेगा। ओके, सो इसको कंपेयर करेंगे जो RHS है हमारा a प्लस b√6 से। सो a का वैल्यू इसमें से कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a इक्वल्स टू -7/5 एंड b इक्वल्स टू -3/5। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88। ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 95 रन इन 16 इनिंग्स पे। उसने 16th इनिंग्स पे कितने रन स्कोर किया, 95 रन्स, एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज रन बाय 4 रन एंड फाइंड द एवरेज रन आफ्टर 16th इनिंग्स। ओके, उसने 16 इनिंग्स पे 95 रन किए और बाकी जो 1 से लेके 15th इनिंग्स तक था उसका कुछ एवरेज होगा। ठीक है, और जब उसने 16th वाले इनिंग्स पे 95 रन स्कोर कर दिया तो ये जो सब के जो एवरेज, उसका एवरेज मतलब ये सबका जो एवरेज है वो कितना रन से ऊपर हो गया, 4 रन से ऊपर हो गया। ठीक है, तो हमको पूछा गया है ये जो अभी नया एवरेज जो निकलेगा उसका एवरेज बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो सब में एक एक 4 रन इंक्रीज हो गया वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये जो 95 रन लेके आया है 16 इनिंग्स पे, तो कितने 4 वो कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक इनिंग्स के लिए हर एक 4। सो टोटल 4 कितना वो कंट्रीब्यूट करेगा 15 इनिंग्स के लिए, 15 4 जा 60 रन्स वो कंट्रीब्यूट करेगा। कहाँ से देगा वो रन्स, जो 16 इनिंग्स में उसने स्कोर किया है यहाँ से 95 से। सो 95 से अगर 16 चला गया, 16 उसने बांट दिया 15 इनिंग्स पे, सारे जो पिछले वाले इनिंग्स पे, तो और बचे कितने 35 रन बचे। ठीक है, 35 रन बचे, यही जो 35 है अभी ये नया एवरेज हो जाएगा क्योंकि 16 इनिंग्स पे कितना और रन बचा, 35 रन बचे, और बाकी उसमें जो 4 पर उसने डिवाइड कर दिया तो जितना उसको देना था दे दिया, बाकी इसके पास इतना ही बचा, तो यही हो जाएगा हमारा एवरेज। सो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। या तो इसको और एक, जैसे ये तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ऐसे ही करते हैं, नहीं तो हम लोग इसको एक्स लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये जल्दी हो जाएगा, समझने वाली बात है। देखो एवरेज में बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो इसमें जैसे टोटल कितने इनिंग्स हैं, 15 इनिंग्स हैं। ठीक है, अगर इसका एवरेज मान लो एक्स है, एक्स अगर एवरेज है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि सब में एक्स लेट, ऐसा मान लेते हैं कि सब में इनके पास टोटल जितने रन्स होगा उनको अगर 15 पे डिवाइड कर, एवरेज तो वही होता है ना कि टोटल रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स हो जाएगा। सो इनमें जब वो टोटल रन हम लोग को हम उसको डिवाइड करेंगे तो सब में कितना कितना बढ़ जाएगा, एक्स 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 करके ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जो उसने 16 इनिंग्स पे जो 95 रन लाया उसमें सब में कितना ऐड हो गया, +4 हो गया। जो ये +4 है किसने दिया होगा, ऑब्वियसली इसके पास 16 इनिंग्स पे ज़्यादा रन हुए हैं, ज़्यादा रन हुआ जो इस ये कंट्रीब्यूट करेगा सबको 4 रन। तो आफ्टर 4 रन कितने रन बच जाएंगे उसके पास, 35 रन बचेंगे। सो वही हो जाएगा एवरेज रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ए बोट मैन कैन रो 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 30 मिनट। टाइम और हमको डिस्टेंस, इसमें वही स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एंड देन पूछा गया है कि वो रिटर्न आया 20 मिनट पे, सेम डिस्टेंस सेम है, और वो रिटर्न आया है 20 मिनट्स पे, फाइंड द रेट ऑफ करेंट। ओके, तो हमको पता है अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, कोई एक बोट है जो अपस्ट्रीम अगर जाता है तो उसका जो पूरा सिस्टम का जो स्पीड होता है वो कैसे होता है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट। और वाटर, करंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ द वाटर भी कह सकते हो। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं,
डाउन स्ट्रीम के लिए सिंपल हमको यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में वही पूछा है, तो मैं एक्स वाई लेके कर दूंगा। तो क्या करेंगे, एक्स मान लो हमारा स्पीड ऑफ बोट है, एंड वाई को मैं ले लेता हूँ स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो ये टोटल एक्स माइनस वाई क्या हो गया, टोटल सिस्टम का स्पीड हो गया। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना गया है अपस्ट्रीम पे 5 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम उसको कितना लगा 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन सारे के सारे आवर पे हैं। सो 30 मिनट का आवर पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, हाफ आवर। तो ये कितना हो गया 10। एंड एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं। तो एक्स प्लस वाई वही 5 किलोमीटर गया है वो, लेकिन वो 20 मिनट पे गया है, तो 20 मिनट का आवर पे कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/3 विच इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, सो एक्स माइनस वाई आ गया 10, एंड एक्स प्लस वाई आ गया 15। अब इसको हमको क्या चाहिए, करंट का रेट चाहिए। ठीक है, जो वाटर का मतलब SW चाहिए, वाई चाहिए हमको। तो देखो कोई भी ऐसा इक्वेशन हो ना, कभी भी मान लो a+b=, कुछ है एक्स है, एक्स या कुछ भी ले लो, और a-b अगर y है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, a का वैल्यू कैसे मिलता है, x+y/2 कर दो, और b का वैल्यू कैसे मिलेगा, x-y/2 कर दो। ये बहुत आसान से जल्दी से हो जाता है। सो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करना है। देखो a+b है ना, तो प्लस वाले पे x है, तो x को माइनस करते हैं y से। तो यहीं पे भी x प्लस वाई का जो वैल्यू है 15, सो 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 5/2, जो कि हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90। तो 3 नंबर का रेशियो गिवन है 4:5:6, एंड उनका एलसीएम गिवन है, व्हाट इज देयर HCF। ओके, देखो हम लोग को देख क्या होता है, ये जो नंबर्स हैं 4, 5 एंड 6, ये मान लो लेट 3 नंबर है 4x, 5x, 6x। ये मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, जो भी करूँगा सीधा लास्ट में जो समझ आएगा थोड़ा उसको जल्दी करने की कोशिश करना, एक्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखना, अगर इसका हम लोग जब ये 3 नंबर्स हैं, इनका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे करके पहले जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लेके फिर इसको डिवाइड करके लिखते हैं, ऐसे एलसीएम निकालते हैं जो नॉर्मली। फिर उसके बाद इन दोनों से 2 जाएगा, तो ये आया 2, 5 एंड 3। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 विच इज इक्वल, एलसीएम हमको गिवन है 4500, दैट इम्प्लाई कितना हो जाएगा ये, 5 2 10 एंड 60x=4500, दैट इम्प्लाई x=4500 डिवाइड बाय 60, 60 कैंसिल, एंड 6 पे हाँ ये चला जाएगा 7 एंड 5 75। तो इसका HCF एक्स जो आया कितना हुआ 75। लेकिन यहाँ पे मार्क करने वाली बात यह है कि जो x है, देखो ये जो x है, ये x जो है इनका HCF है, क्योंकि HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो ये तीनों पे जो कॉमन होने वाले फैक्टर है वो कौन है, x। सो ये x ही हो गया उसका HCF, ऑप्शन सी। और एलसीएम, एलसीएम जो होगा वो ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इन सारों को। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, दोनों 2 नंबर पे कॉमन होने से भी हम लोग ले आते हैं बाहर, लेकिन एचसीएफ जो है तीनों पे कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे ही करेंगे। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम सीधा इसको ऐसे एलसीएम करके यहाँ से देखो नंबर से ही रेशियो से पता चल रहा है कि 4 और 6 से एक 2 कॉमन जाएगा, तो 2 ले लो कॉमन, और 2 कॉमन लेके फिर 5 3 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और देखो, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई कोई लोग एलसीएम ऐसे भी निकालते हैं, देखना। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ ऐसे भी एलसीएम निकालते हैं। जैसे हमारे नंबर्स कहते हैं 4x, 5x एंड 6x। तो 4x को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2² और 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये 5x है, सो ये 5 इंटू एक्स तो है,
और 6x को 2 × 3 × x। सो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? एलसीएम एलसीएम और कुछ कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं एलसीएम, जैसे पहले ये x सब में कॉमन है तो x ले लो, फिर देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ सिंगल 2 है, तो इसमें से एलसीएम लेने के लिए हमको हाईएस्ट उसका लेना पड़ेगा, जो पावर हाईएस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर चला गया इंटू 5 एक ही है यहाँ पे 5 इंटू और 3 यहाँ पे एक है 3। तो ऐसे भी कोई कोई लोग कैलकुलेट करते हैं एलसीएम, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। और एलसीएम निकाल के सिर्फ सीधा तुम चले जाओ ये वाली इक्वेशन पे, और इसको सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 75 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91। A mixture of 200 liter of milk and water contain 10% of water, and how much more water should be added so that the water becomes 20% of new mixture? ओके देखो, सो जो हमारा मिक्सचर है उस पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो कैसे है? पहले जो था 10% वाटर है, 10% वाटर, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/10। तो 10% वाटर है, मतलब अगर टोटल 10 यूनिट का वो हमारा मिक्सचर है, उसमें से वाटर है 1 और मिल्क कितना है? 9। ये फर्स्ट पहले है। देन उन्होंने कुछ वाटर ऐड किया और उसके बाद उसका न्यू परसेंटेज, उसमें जो न्यू मिक्सचर बना उसमें वाटर कितना परसेंट है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो टोटल अगर मिक्सचर हमारा 5 होगा तो उसमें वाटर कितना है? 1 यूनिट और मिल्क कितना है? 4 यूनिट एंड, ठीक है। तो ये हमारा न्यू मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा मिल्क है, दोनों हमने मिल्क ऐड नहीं किया। मिल्क ऐड नहीं किया मतलब ये जो मिल्क का क्वांटिटी होगा दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क होगा, वाटर बस ऐड हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये जो मिल्क का जो रेशियो का यूनिट है दोनों पे, ये दो रेशियो है, ठीक है, इनको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करते हैं हम लोग? इन दोनों का एलसीएम लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, ठीक। सो हमारा नया रेशियो क्या हो गया और इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो गया? ये 36:4 और ये हो गया 36:9, ठीक है। अब देखो इस पे हमारा मिल्क सेम है लेकिन वाटर कुछ यूनिट ऐड हुआ है, तो वाटर कितना यूनिट ऐड हुआ है? 5 यूनिट ऐड हुआ है, ठीक है, 5 यूनिट ऐड हुआ है। और 5 यूनिट का वैल्यू क्या बचा? हाउ मच, अच्छा हाउ मच वाटर एडेड बोला है, ठीक है। तो 5 यूनिट का ऐड हुआ है, ओके। जो पहला मिक्सचर हमारा था वो टोटल कितना था? पहला मिक्सचर का हमको मेजर दिया गया है 20 लीटर्स, ठीक है। तो पहला मिक्सचर हमारा 36 + 4 कितना हो गया? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का वैल्यू हमको गिवन है 200। उसने पूछा है हाउ मच वाटर एडेड, सो हाउ मच वाटर एडेड, 5 यूनिट हमने ऐड किया, तो 40 को अगर 200 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/40 × 5, तो ये हो जाएगा 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर। एक तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका भी है इसको करने का, मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका जो है क्या कर सकते हैं, देखो मिल्क में पहले मिल्क एंड वाटर का वैल्यू निकाल दूंगा। जैसे 200 लीटर का पहले मिक्सचर गिवन था हमको, तो टोटल मिक्सचर कितना गिवन है? 200 का। उसमें मिल्क वाटर कितना है? 10%। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। मैंने बताया था ना 10% कैसे निकालते हैं, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के उसमें पॉइंट डाल दो, वही हो जाता है एक नंबर का 10%। सो यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा? 20 लीटर, और मिल्क कितना हो जाएगा? 180 लीटर। अब उसने पूछा है कि ऐसा हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो द वाटर बिकम 20% ऑफ द न्यू मिक्सचर। अच्छा देखो, जो नया मिक्सचर होगा उसमें मिल्क तो उतना का उतना ही है, बस कौन ऐड हो रहा है? वाटर ऐड हो रहा है। तो लेट वाटर मान लो x लीटर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो x लीटर ऐड हो रहा है तो नया मिक्सचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल 200 + x हो जाएगा। सो हमको देखो एक इक्वेशन मिल जाएगा, 200 + x का जो 20% है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 20 + x। अच्छा नहीं नहीं, ये x नहीं है, ये 20 + x हो जाएगा नया वाला। हमने कुछ 20 तो था वाटर, उसमें x ऐड किया है, ठीक है। तो ये जो नया इक्वेशन बना वो कैसे बना? हमको गिवन था जो टोटल मिक्सचर होगा, नया मिक्सचर
वो जो वाटर जो जितना बनेगा, ये वाटर जो है इसका कितना होना चाहिए, 20%। ये देखो लास्ट में गिवन है हमको, तो वाटर बिकम 20% न्यू मिक्सचर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका 20% हमने निकाला, ये होना चाहिए। सो इसका 20% दिस इक्वेशन ऐसे बनाया, और इसको सॉल्व करोगे तो तुमको x इक्वल्स टू 25 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। जो एक और तरीका है वो क्या है, एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो पहले फर्स्ट मिक्सचर जो है मेरा, उस पे वाटर कितना है 10% का, ठीक। और जो नेक्स्ट और एक मिक्सचर जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, उस पे कितना है वाटर 20%, ठीक है। और हमने कितने परसेंट जो हम मिक्सचर ऐड कर रहे हैं उस पे वाटर कितना है, पूरा 100% है, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ना। तो ऐसे निकालोगे तो उसमें हमको क्या मिल जाएगा, जो दो रेशियो, एक रेशियो मिलेगा जो कि होगा ये मिक्सचर और ये मिक्सचर हमने कितने क्वांटिटी पे ऐड किया, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ये 100% 20, तो इधर हो जाएगा 80, ये इसका है, एंड ये इसका, एंड देन ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो जो रेशियो है क्या है, 8:1। 8:1 मतलब हमने 8 यूनिट ये जो पहला मिक्सचर था इसका ऐड किया, और 1 यूनिट किसका ऐड किया, वाटर का, ठीक है। तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको गिवन है, पहले हमारे पास कितना लीटर था, 200 लीटर। सो 1 यूनिट को कितना हो गया, 25 लीटर हो गया, ठीक है। ये लीटर में है सब। सो हमको 1 यूनिट का वैल्यू जानना था, बस हमने वाटर कितना ऐड किया, 25 लीटर का। तो ऑप्शन सी, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92। ए वायर कैन बी बेंड इन फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 गिवन है। इसको अगर हम लोग बेंड करेंगे एक स्क्वायर में, तो उसका एरिया कितना होगा, बहुत आसान है। चलो, हमको जो वायर है उसका रेडियस गिवन है 28 cm। सो जो वायर होगा उसको बेंड करके हमने सर्कल बनाया, तो उसका ये सर्कल का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो लेंथ ऑफ द वायर होगा, जो हमने जिस वायर को हमने बेंड करके बनाया। सो पेरीमीटर कितना कैसे निकालते हैं, 2πr इक्वल्स टू 2 × 22/7 × 28। सो 7 4 जा 8, एंड ये कितना हो जाएगा 176 cm, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा लेंथ, यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ द वायर का लेंथ है। अब जब इस वायर को हम लोग बेंड करके एक स्क्वायर बनाएंगे, जो स्क्वायर होगा उसका जो पेरीमीटर है, और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू मोस्ट बी इक्वल्स टू 176। सो इसका पेरीमीटर लेट, इसका साइड है ए मान लो, ठीक है। सो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4a इज इक्वल्स टू 176, एंड दैट इम्प्लाई a इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 44। सो ए कितना आ गया हमारे पास 4। अब पूछा गया है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया बताओ। सो एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 44 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, हम कोई भी नंबर ना 25 से लेके 50 तक अगर स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर निकालने का बहुत आसान तरीका एक है। मान लो कोई नंबर है, ये जैसे 44 का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। 44 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये जो 44 है 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लो 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 6 स्क्वायर, पहले हम लोग क्या करते हैं 50 से 44 कितना कम है वो चेक करके उसका स्क्वायर करते हैं। और जो लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, ये जो नंबर है वो 25 से कितना ज़्यादा है, दैट इज 44 माइनस 25 इक्वल्स टू 19। इधर हम लोग 19 लिखेंगे। सो इक्वल्स टू 19, और ये 6 का स्क्वायर 36। सो आंसर कितना हो जाएगा 1936, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे इसको तुम चेक कर सकते हो अलग अलग नंबर पे पुट करके, ठीक है। ये हमेशा वर्क करता है। और 50 से अगर ऊपर होगा उसमें भी होता है, कैसे होता है, कैसे होगा,
मान लो 51 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसको दो, आंसर जो होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट में क्या रहेगा, ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो इसमें वन ज़्यादा है, तो इसमें 1 का स्क्वायर रहेगा, और ये हमेशा 2 डिजिट पे रहेगा, ध्यान रखना। राइट पे जो होगा वो हमेशा 2 डिजिट में रहना चाहिए। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ये 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उतना ऐड कर देना है बस। ये 50 से कितना ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, तो उसमें 25 में बस वन ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 26। सो ये हो जाएगा 26 एंड दैट इक्वल्स टू 26, और ये वन होगा, लेकिन इसको 2 डिजिट में करना है तो इसको मैं लिखूंगा 01। तो ऐसे और एक कर देते हैं। देखो मान लो 53 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब देखो 50 से 3 ज़्यादा है ये 53, तो इसमें इस तरफ रहेगा 3 स्क्वायर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 25 प्लस कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसको 25 में ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा 25 28 और आंसर क्या आ जाएगा 28, और ये 9 होगा तो इसको मैं 09 लिखूंगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जल्दी करने के लिए, ठीक, ध्यान पे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 25 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। ओके, उनका एवरेज एज कितना था 25। आफ्टर 6 ईयर दे हैव 1 ईयर चाइल्ड। ओके, वो चाइल्ड को 1 ईयर हो चुका है, एंड फिर पूछा गया नया एवरेज बताओ। ओके, देखो जब मैरिज के टाइम में उनका एवरेज एज कितना था 25, आफ्टर 6 ईयर उनका एवरेज एज कितना हो जाएगा, दोनों दोनों का एज है 6 बढ़ जाएगा, तो एवरेज एज में भी 6 बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक एवरेज क्वेश्चन में बोला था, अगर ये हस्बैंड है और ये वाइफ का एज है, मान लो कुछ भी होगा एक्स, इन दोनों को, सॉरी एक्स और वाई, इन दोनों को ऐड करके जब 2 में डिवाइड करेंगे, दो दो लोगों पे डिवाइड करेंगे, तो वो एज कितना हो रहा था 25, और जो नया एज जो आया 6 और 6 दोनों पे इंक्रीज हुआ होगा, तो ये 6 इसमें डिवाइड हो जाएगा, टोटल 12 दोनों पे डिवाइड होगा, तो कितना होगा 6 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 और 31। तो ये नया एवरेज हो जाएगा कब, आफ्टर 6 ईयर। तो हम लोग डायरेक्ट ही इतना नहीं करके, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि एवरेज पे ही, जो एवरेज एज था आफ्टर 6 ईयर, उसका एवरेज कितना हो जाएगा 6। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे अगर उनका एज आप अगर मल्टीप्लाई, सबका एज मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो जो एवरेज एज होगा वो भी इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो फिर उस वो भी एवरेज पे डिवाइड हो जाएगा, और माइनस करने से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से अब उनका एवरेज एज क्या था 25 मैरिज के टाइम में, अब नया जो एवरेज एज होगा इन दोनों का बस एवरेज एज उस टाइम पे कितना होगा 25 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 31, ठीक है। तो दोनों दो लोग हैं 31 लेके आए, और जो नया और एक चाइल्ड ऐड हुआ उन पे, ठीक है, तो उसका एज कितना था 1। तो अब इन तीनों का अगर एवरेज निकालना है तो क्लासिकल मेथड से अगर जाएंगे तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 63/3 विच इज इक्वल टू 21। सो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो और एक भी चीज़ है, और एक तरीका है मैं बता देता हूँ। और एक तरीका क्या है कि उनका एज उस टाइम पे कितना था 25, और इसका भी 25, मतलब उन दोनों का मिला के एज उस टाइम पे कितना हुआ होगा 50 एज हुआ होगा। जिस मैरिज के टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ का एज मिला के कितना हो रहा होगा 50, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद, आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एज, टोटल एज क्या हो जाएगा 50 प्लस, इस पे भी हस्बैंड का भी 6 बढ़ा होगा, वाइफ का भी 6 बढ़ा होगा, तो टोटल कितना हो गया ये 62 ईयर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे उनका एक चाइल्ड भी है, तो उसका 1 ईयर ऐड करेंगे, तो इसमें और एक 1 ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 63 ईयर्स। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल एज कितना है उन तीनों का मिला के, तो आफ्टर 6 ईयर उन तीनों का एज मिला के कितना हुआ 63। सो उनका एवरेज क्या हो जाएगा अभी 63 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 21 ईयर्स, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। ए बोट कैन मूव 9 किलोमीटर पर आवर इन, चलो मैं क्या करता हूँ, स्पीड ऑफ बोट लिख लेता हूँ x, और स्पीड ऑफ वाटर कर देता हूँ y, तो आसानी होगा। अब देखो जो x है इसका वैल्यू हमको गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, ओके, और जो y का वैल्यू गिवन है कितना 3 किलोमीटर पर आवर। एक कोई एक डिस्टेंस है, कोई एक जगह पे वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम,
उन दोनों का मिला के हमको ऐसे डाउनस्ट्रीम गया होगा और फिर अपस्ट्रीम आया होगा, उसका टाइम मिला के 90 मिनट दिया गया है और पूछा गया है वो डिस्टेंस बताओ डी। ठीक है, इसको करने का दो तरीके हैं। एक तो ऐसे कर सकते हो, देखो मान लो वो डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस भी डी, सो डी डिवाइडेड बाय, पहले अपस्ट्रीम के लिए ओके यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, इसको यूज करेंगे। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसा होगा सिस्टम का, जब ये पहले हम लोग लिखते हैं अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए कैसा होगा, x माइनस वाई हो जाता है अपस्ट्रीम के लिए। सो ये 9 माइनस 3 प्लस डी बाय डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस हो जाएगा 9 प्लस 3, दैट इक्वल्स टू हमको 90 मिनट गिवन है। और हम लोग देखो सारा चीज़ किलोमीटर पर आवर पे कर रहे हैं अभी तक, सो इसको 90 मिनट को भी किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट कर देंगे, तो 90 मिनट का कितना हो जाएगा, 1.5 आवर। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज डी अगर कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 1 बाय ये 6 प्लस 1/12 इक्वल्स टू 3/2, एंड देन डी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3/12 और ये 3/2, 3 3 कैंसिल, 2 से ये 6 चला जाएगा, सो दैट इम्प्लाई डी इक्वल्स टू कितना हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ऑप्शन सी। एक और तरीका भी है इसका, वो मैं बता देता हूँ। एक और तरीका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, चलो रेशियो कितना, स्पीड का रेशियो क्या है, ये मान लो डाउन, मैं डाउन स्ट्रीम लिख रहा हूँ यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए उसका स्पीड कैसा है, कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है तो 9 प्लस 3 12, एंड अपस्ट्रीम के लिए माइनस होता है जो कि होता है 6। ठीक है, तो इसका रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना हो गया 2:1। ओके, सो टाइम का रेशियो कैसा होता है, से अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस है तो टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो इनका इन्वर्स हो जाएगा इसका 1:2। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हुआ 1:2, तो टोटल कितना यूनिट हुआ टाइम, 3 यूनिट हुआ, और टोटल टाइम हमको गिवन है 90 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 90 मिनट, सो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ आवर। ओके, सो टाइम हमको ये डाउनस्ट्रीम का मैंने निकाला, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू मैंने निकाला और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल दिया मैंने। अब डाउनस्ट्रीम का स्पीड पता है हमको एंड टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इंटू टाइम, तो सो डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 12 इंटू हमको कितना टाइम लग रहा है 1/2 उसको, सो ये हो गया 6 किलोमीटर, भी निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95। If the simple interest on a sum of money at 10% per annum for 3 year is, सिंपल इंटरेस्ट पे 3 ईयर पे 1500 रुपीज़ बस इंटरेस्ट बन रहा है, वो पे 10% इंटरेस्ट रेट पे। ओके, चलो 3 ईयर में अगर उसने 1500 इंटरेस्ट बनाया तो 1 ईयर में कितना बना रहा होगा, 1500 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट है पर ईयर। तो ये जो 500 है, देखो सिंपल इंटरेस्ट 10% गिवन है, सो 10% जो है वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट रुपीज़ में कितना मिला हमको 500 रुपीज़, सो 100% जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं पहले, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5, ये 10% अगर 500 है तो 100% इधर इंटू 10 करा, इधर भी हम लोग इंटू 10 कर देंगे, सो ये हो गया 5000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना हुआ 5000 रुपीज़। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड द सेम रेट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे निकालते हैं, अमाउंट डायरेक्ट निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 5000 इंटू इंटरेस्ट, उसको कितना परसेंट मिल रहा है 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ 10% का, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/10, मतलब 10 यूनिट पे उसको 1 रुपये मिल रहा है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 11/10 रुपीज़ हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको 5000 का 11/10 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे 11/10, ये हो गया फर्स्ट ईयर में उसको अमाउंट इतना मिलेगा। फिर जो अमाउंट फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो पूरा टोटल अमाउंट है उस पे ही फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट पूरा उसको मिलेगा पूरा टोटल पे। फिर सेकेंड ईयर पे जितना फिर अमाउंट बना होगा, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो टोटल पे उसको फिर इंटरेस्ट मिलेगा 10% का। ऐसे ही तो हमको फर्स्ट ईयर में कितना सब कुछ मिला, अमाउंट कितना मिला इतना, फिर सेकेंड ईयर पे फिर से और एक सेकेंड ईयर के लिए और एक 11/10 मल्टीप्लाई करूंगा, और थर्ड ईयर के लिए फिर से एक 11/10 मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। तो ये 30 इसमें कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ 130, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 133 इंटू 5 जो कि हो जाता है सो 6655, ठीक है। सो अमाउंट हमको मिल गया 6655, तो सी आई कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल मैं अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा जो कि हो जाएगा 6655 माइनस 5000 जो कि हो जाता है 1655 रुपीज़, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, और एक भी तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया था, पी इक्वल्स टू 5000 रुपीज, ठीक है। ओके, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड बोलते हैं इसको। ट्री मेथड में कैसे निकालते हैं, देखो 5000 और 3 ईयर के लिए मैं 3 ऐसे ब्रांचेस बनाऊंगा, और फर्स्ट ये पहला जो ब्रांच है हमारा ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ब्रांच सेकंड ईयर के लिए, और थर्ड ब्रांच थर्ड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ब्रांच में देखो फर्स्ट ईयर में मतलब ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर में बस इसको 5000 पे ही 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 5000 का 10% कितना होगा 500। जब सेकंड ईयर पे आएगा ये प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट 500 का बना इसका भी 10% हमको मिलेगा। सो 5000 का 10% कितना हुआ 500, और ये जो इसका 500 है इसमें भी इंटरेस्ट 10% का जो लगेगा तो वो कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ मिल जाएगा। अब थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, सेम ये जो हमारे पास ये जो टोटल पूरा है टोटल, इस पे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 5000 पे तो मिलेगा 500 रुपीज़, बाकी ये जो तीन हमारे पास इंटरेस्ट मिला है इस पर भी 10% मिलेगा। सो 500 का 10% कितना हुआ 50, ये 500 का 10% कितना हुआ 50, और ये 50 का 10% कितना हो जाएगा 5। सो ये जो टोटल देखो नीचे ये जो टोटल नहीं है ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ऑब्वियसली प्रिंसिपल हमारा ये रहा, और बाकी जो है 3 ईयर में हमको इंटरेस्ट मिला है, तो इनको ऐड करने पे बस सी आई मिल जाएगा हमारा, सी आई इक्वल्स टू ये कितना हो गया, तो सी आई हमारा कितना हो गया, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 5, ये सबको ऐड कर दो ये हो जाएगा 1655, ठीक है 1655, 1600, हाँ 1655, तो ऑप्शन ए ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 96। हरी रीड 715 पेजेस ऑफ ए बुक इन फर्स्ट वीक, ओके। सेकेंड वीक पे उसने रीड किया है 5/12 of remaining pages, ये important है, remaining pages in the second week. If there were 56 pages on read after second year, how many pages were the book? Okay, क्या करते हैं देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का अच्छा खासा यूज होगा, ये सीख गए तो फिर हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा देखो, फर्स्ट उसने 7/15 पेजेस ऑफ द बुक रीड कर दिए, इसका मतलब क्या है, अगर टोटल 15 पेजेस होगा उसमें से 7 पेजेस उसने रीड कर लिया मतलब जो नहीं रीड करा वो उसका फ्रैक्शन क्या होगा 8 पेजेस आउट ऑफ 15 पेजेस, ठीक है, ये उसने रीड नहीं किया। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट वीक में इतना उसने रीड कर लिया, और ये जो है ये अनरीड वाला हम लोग लिखेंगे, अनरीड वाला लिखें, ठीक है, और ये रीड उसने कर लिया, ये फर्स्ट वीक का चला गया। अब नेक्स्ट इतना बच गया है, ये अनरीड जो है इतना बच गया था रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग पेजेस है उसमें से 5/12 उसने पढ़ लिया था, 5/12 पढ़ लिया उसने, तो कितना नहीं पढ़ा है वो, ये टोटल 12 अगर यूनिट जो बचा होगा उसमें से 12 है उसमें 5 रीड कर दिया, तो कितना नहीं पढ़ा है माइनस कर दो सिंपल, तो माइनस कर देने पे 7/12 हो जाएगा। तो ये जो अनरीड वाला पोर्शन है ये वाला इतना जो नहीं पढ़ा था इसमें से फिर उसने 5/12 पढ़ लिया था, और बच गया कितना इसमें से, और इतना बच गया है, ठीक है, इतना बच गया। इसका वैल्यू देखो अनरीड वाला का वैल्यू 56 पेजेस गिवन है, तो इसका वैल्यू हमको कितना गिवन है 56, ठीक है।
सो मान लो x वो बुक था, ठीक है, x कोई वो बुक था, x इंटू 8/15 और मैंने मल्टीप्लाई किया, ओके, दैट इम्प्लाई, और इसको इक्वल टू लिख दो, सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो x इंटू ये 56/12 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। अगर x वो बुक होगा तो इसने इतना सारा नहीं पढ़ा, x का इतना फ्रैक्शन नहीं पढ़ा जिसका वैल्यू कितना है 56। अब ये 56 कैंसिल हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू कितना होगा 12 ये हो जाएगा सो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना है 180, तो x हमने क्या लिया था टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ये टोटल बुक में कितना पेजेस होगा 180 पेजेस में से उसने पहले इतना नहीं पढ़ा फर्स्ट वीक में, और सेकेंड वीक में जो बच गया था इतना बच गया था टोटल, इसमें से फिर इतना नहीं पढ़ा, ठीक है, और उसका वैल्यू हमको 56 गिवन था, तो x कितना आ गया 180, ठीक है। क्वेश्चन 97, if the sum of two numbers is 42 and the HCF LCM of these numbers are 6 and 72 respect, then what is the sum of the reciprocal? okay, देखो मान लो x and y वो दो नंबर है, तो उनका जो सम x प्लस y हमको गिवन है 42, ओके। और HCF और LCM, अच्छा एक फॉर्मूला हमको पता है, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल हो जाता है HCF इंटू LCM के साथ, सो दैट इम्प्लाई एक्स वाई कितना हो जाएगा 6 इंटू 72, ओके। सो हमको रेसिप्रोकल काउंट करना है उन दोनों नंबर का। देखो एक तो मेजर मतलब एस ऑब्जर्व करके हम लोग इन दोनों से एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले पे जाएंगे। देखो देख के कैसे निकाल सकते हैं, ये एक्स वाई कोस टू 6 इंटू 72 है, दो नंबर को ऐड करने पे 42 होगा, तो ऐसा हमको दो नंबर ढूंढना होगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये होगा लेकिन प्लस करने पे ये, तो 72 को थोड़ा अगर तोड़ के हम लोग देखें तो ये हो जाएगा सो 9 इंटू 8, और ये 9 इंटू 8 इस पर चेक करो, 6 9 जा नहीं ये भी नहीं होगा, ओके इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, 6 इंटू 9 को तोड़ देते हैं पहले, 3 इंटू 8 नहीं होगा तो हम लोग फॉर्मूले पे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कुछ 6 3 जा 18 और ये 24, और इन दोनों को ऐड करने पे हाँ 40, देखो आ गया। तो देखो 6 इंटू मैंने क्या किया 6 इंटू 72 को तोड़ के ऐसे लिखा, उसमें से देखो 6 3 जा एक 18 होगा और एक 8 3 जा 24, तो ये दो नंबर हैं x और y, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 42। सो ऐसे भी निकाल सकते हैं x और y, नहीं तो हम लोग फॉर्मूले पे अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो कितना आया था हमारा एक्स वाई, कितना आया था एक्स वाई आया था 6 इंटू 72, ओके। फिर कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको पता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके, तो x माइनस वाई पहले निकालोगे, x माइनस वाई कैसे निकालोगे, x प्लस वाई का स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 72, और उसका फिर रूट डलेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, और मेरे हिसाब से ना वो ऐसे निकाल देना सबसे बेस्ट था, जैसे मैंने इसका प्राइम फैक्टराइज कर लो, या उसको तोड़ के जैसे निकाला, हमने निकाला कितना था x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 24, ऐसे निकालना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, रादर देन इसको ऐसे फॉर्मूले से निकालना, ठीक है। और ये ट्राई भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। सो हमारा x आ गया 18, y आ गया 24, अब इसका रेसिप्रोकल को क्या पूछा गया, रेसिप्रोकल को सम, रेसिप्रोकल का सम, ओके। सो रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो हमारा रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y विच इज इक्वल्स टू 1/18 x का वैल्यू, और यह 1/24, ठीक है। तो इनका एलसीएम हो गया 72 एंड ये हो गया 4 + 3, सो ये हो गया 7/72, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा, ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98, Question 98. From a point on a level ground, the angle of elevation to the top of a tower, एक टावर है उसका और ग्राउंड है, ठीक है। जो टॉप ऑफ द टावर है उस पे एक क्या है, फ्रॉम ए लेवल ग्राउंड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द टावर इज, ओके बस दिया गया एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमको, ये गिवन है 60 डिग्री,
ठीक है 60 डिग्री। ओके, और इफ़ द टावर इज 346 मीटर हाइट, इसका हाइट दिया है 346 मीटर, इसको ए बी सी भी मान लो, ठीक है। और इसका हाइट गिवन है, ये वाला हाइट हमको गिवन है, पूछा गया है कि द डिस्टेंस, तो ये वाला बताओ, ठीक है, ये नीचे बेस बताओ। ओके, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है हाइट, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है। और नहीं तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल गिवन है, एंगल ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, बी चाहिए, और पी गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है, जैसे क्या क्या होता है, टेन थीटा में क्या होगा, टेन थीटा में हमको पी और बी दोनों मिल जाते हैं, टेन यूज कर सकते हो या तो कॉट थीटा भी यूज कर सकते हो। तो टेन थीटा में पी और बी दोनों मिल जाएंगे, तो टेन थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी कितना है 346, और बी कितना है, बी तो बी को ले, बी का वैल्यू बी ले लेते हैं, लेट बी, ठीक है। सो बी इक्वल्स टू 346, और 1060 कितना होता है हमारे पास, 1060 तो होता है 1 नहीं नहीं √3, 1060 कितना होता है √3 होता है। सो दिस डिवाइड बाय √3, दैट इक्वल्स टू कितना हुआ 346, √3 का वैल्यू गिवन है 1.73, दैट इक्वल्स टू, ये इसका, हाँ ये इसको टू टू ओके, 30, ये पॉइंट को अगर हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 346 डिवाइड बाय 173 इंटू ऊपर चला जाएगा 100, और ये इतना टू जा, तो ये हो गया 200 मीटर, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, वो जो एक टेबल नहीं आता जिसपे साइन कॉस का पूरा लिखा होता है, 0 डिग्री और 0 होता है, 30 डिग्री होता है, 60, 90, 45 डिग्री, ये सब वैल्यू हमको याद रहना चाहिए हमेशा। ट्रिग्नोमेट्री कोई अगर किसी के सिलेबस में है, ट्रिग्नोमेट्री कोई एग्जाम के सिलेबस में, तो वो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उस पर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आने की बहुत चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन 99, इफ 60% ऑफ 5/12 ऑफ ए नंबर, ओके, एक्स कोई नंबर है उसका 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, ये हो जाता है 3/5। सो एक्स का 3/5, उसका फिर 5/12 इज इक्वल्स टू हमको गिवन है कितना 9.5, दैट इम्प्लाई एक्स इंटू, अच्छा ये 3 4 5 5 कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल्स टू 9.5 इंटू 4, तो ये हो गया 38, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए इन्वेस्टेड 20% मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड 25% लेस देन सी, तो टोटल हमको अमाउंट दिया गया है एंड बी का पूछा है। ओके, ये रेशियो मेथड से करेंगे, बहुत आसान से हो जाएगा। ए बी एंड सी का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। सो ए इन्वेस्टेड 20% मोर देन बी, ओके, 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/5, और उसने मोर किया है, तो मोर के लिए मैंने बताया था ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/5। सो मोर देन बी, अगर बी का 5 यूनिट होता है तो ए ने कितना ऐड किया 6 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही जब नेक्स्ट कंडीशन बी इन्वेस्टेड 25% लेस, 25% लेस 25% का होता है 1/4, और लेस के लिए माइनस करते हैं 3/4। सो लेस देन सी, तो सी का हो जाएगा 4, और बी ने उससे कम किया तो 1 यूनिट कम 3 हो जाएगा, ये इसका रेशियो। तो रेशियो मर्ज करेंगे, मर्ज करना पता है ना कैसे होता है, तो 3 ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि ये जो b का वैल्यू हो वो इक्वल हो सके। सो यहाँ पे 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 15 और हो गया 20, ठीक है। ये है नया रेशियो ए बी सी का, ओके, मर्ज वाला रेशियो। सो टोटल सॉम का इन्वेस्टमेंट हमको दिया गया है 2650। सो यूनिट में टोटल कितना हो गया, इनको ऐड करने पे ये हो गया 23 33 53, ओके। सो 53 यूनिट का हमको वैल्यू दिया है 2650, और हमको पूछा गया है डी बी का इन्वेस्टमेंट, बी का कितना यूनिट है 15 का। सो 2650 डिवाइड बाय 53 इंटू 15। सो 53 डिवाइड होने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
5 से शायद जा रहे, देखो इंटू 5, 5 जा 25, इधर 26 है और 5, हाँ हो गया दिस 5 जा, सो 15 इंटू 5 हो गया 75 और एक ज़ीरो, सॉरी ये 50 होगा ना, ये एक ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 750 आंसर ए, ठीक है। तो हमने आर आई ओमिन का जो मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट कर लिया। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा एसएससी का मैं डालने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल ओएसएससी, ओडिशा एसएससी सीजीएल का। सो बने रहना, देखना सारा वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।